हॉस्पिटल के बेड पर लेटी कांति जी अपने पति के बारे में नर्स से पूछ रही थी। मेरे पति कहाँ हैं? उन्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? जब नर्स ने बताया कि आपके पति को ज़्यादा चोट लग गई है तो यह बात सुनकर कांति जी अपनी चोट का ना ध्यान देते हुए पति जिस कमरे में थे उस ओर गिरते पड़ते भागती हुई जाने लगी। नर्स और वार्ड बॉय उन्हें चलने से मना कर रहे थे लेकिन वह नहीं मानी और भागती हुई अपने पति के पास पहुंच गई। उन्हें देखकर कांति जी को बहुत रोना आ रहा था। वह कह रही थी कि अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं किसके सहारे जीती। बात कुछ घंटों की थी जब दोनों पति पत्नी टहलने गए थे और बातें कर रहे थे, तभी पीछे से कार ने टक्कर मार दी। लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। रमाकांत जी अपने कमरे में अपनी पत्नी कांति जी के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कारोबार का हालचाल सुना रहे थे कि इतने में बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। अरे अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, बस 20,000 रुपये चाहिए। आपको तो पता है मेरी कार की रिपेयरिंग करवानी है। अच्छा ठीक है कांति, जरा चाबी तो देना। कांति जी अपनी कमर में से चाबी का गुच्छा निकालकर दे देती हैं। बड़ा बेटा अभी जाता ही है कि इतने में छोटा बेटा आ जाता है। बाबूजी बच्चों की फीस भरनी है, 5,000 रुपये चाहिए, जरा दीजिए तो। मेरी तनख्वाह नहीं आई अभी तक, जब आएगी तो आपको वापस कर दूंगा। पिताजी सब जानते थे, सब समझते थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर यही सोचकर चुप रह जाते थे कि क्या फ़र्क पड़ता है तो अपने ही बच्चे। वैसे तो रमाकांत जी कभी मना नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कारण पूछ भी बैठते तो बच्चे कहते, क्या पिताजी आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? इस पर रमाकांत जी ठहाका लगाकर हंस देते। कांति जी हमेशा उन्हें कहती, बच्चों पर सब कुछ मत लुटाओ। अरे कांति, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान हैं, लेकिन जी अपने बुढ़ापे के लिए भी तो। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तो मत कर, अपने दोनों बेटे होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं। हमने जो संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। कांति जी चुप कर जाती, लेकिन मन में ही कहीं न कहीं विचार तो चलते ही रहते हैं। सोचती, आप भी कितने भोले हैं। आज के ज़माने में अपने लिए कुछ न कुछ अवश्य बचाकर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं वो तो पराए घर से आई हैं, और वैसे आपसे ज़्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। यह सब विचार करते हुए कांति जी एकटक अपने पति को निहारे जा रही थी। मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद ही बना लूं? रमाकांत जी ने चुटकी लेते हुए कहा। अरे आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं मोहन को आवाज़ दे देती हूँ, वह बना देगा। दरअसल कांति जी ने रसोई घर और घर के दूसरे कामों को करने के लिए 16 व 17 साल का नौकर मोहन रखा हुआ था, ताकि बहुओं का काम का बोझ न पड़े। और फिर इस उम्र में वे खुद भी ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। कांति जी बोली, और वैसे भी चाय बनानी आती भी है आपको, जो खुद बनाएंगे? श्रीमती जी मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं, चलो आज तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। कहते हुए रमाकांत जी रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगे तो इतने में मोहन आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ? मैं चाय बनाता हूँ। अरे नहीं, आज की चाय मैं बनाऊँगा और तुम्हें भी पिलाऊँगा।
कहते हुए रमाकांत जी चूल्हा जलाने लगे। साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना भी गाने लगे। बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोककर खड़ी थी। शाम को कांति जी और रमाकांत जी रोज की तरह सैर सपाटा करने बाहर निकले। कांति जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें रमाकांत जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला। पर कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नज़र लग जाती है। कभी थोड़ी ही दूर निकले थे कि देखा सामने से एक तेज गति की कार बेकाबू होकर उनकी तरफ ही आ रही थी। कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो कांति जी ने स्वयं को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उन्होंने उठते ही रमाकांत जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि रमाकांत जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आई थी, जिस कारण उनकी हालत गंभीर हो गई है। यह सुनते ही कांति जी ट्रिप उतारकर उनकी तरफ चलती हैं। चोटें लगने के बावजूद उठकर खड़ी हो गईं और चल पड़ी। आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो उन्हें रोक पाता। नर्स और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज़ लगा रहे थे और कांति जी को जैसे कानों से सुनाई देना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ रमाकांत जी की प्यार भरी बातें ही उनके कानों में गूंज रही थी। रमाकांत जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर कांति जी उन्हें देखती रह गईं। कुछ देर पहले जो रमाकांत जी उनके साथ हंसते बतियाते घूमते निकले थे, वह हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े थे। कांति जी खुद को संभाल न सकीं। उठिए ना, देखिए आपके सहारे मैं तो जिंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। अब आप भी इस तरह मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा क्या होगा। कहते कहते कांति जी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफ़ी कमजोरी आ गई थी। कांति जी को हॉस्पिटल के बेड पर लिटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। रमाकांत जी की चिंता ही कांति जी को खाए जा रही थी। आंखें बंद किए कांति जी अपने पति के साथ बतियाते मीठे पलों को याद कर रही थी। इतने में आवाज़ आई, बड़ी माँ। आंखें खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर मोहन खड़ा था। कांति जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह बोला, खाना खा लीजिए बड़ी माँ। सुनकर कांति जी इधर उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं था। मोहन बोला, सब लोग घर चले गए थे। आप हॉस्पिटल में अकेली हैं तो आपका हाल चाल जानने आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। मोहन का स्नेह देखकर कांति जी को कुछ हौसला मिला। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है इस दुख की घड़ी में। इतने में नर्स अंदर आई और बोली, कांति जी, आपके पति को होश आ गया है। मोहन उन्हें रमाकांत जी के पास ले गया। रमाकांत जी होश में तो थे, परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। यह देखकर कांति जी दर्द और चिंता से भर गईं, लेकिन अपने पति के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर रमाकांत जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है अब ठीक हैं। अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वे दोनों घर तो आ गए, लेकिन रमाकांत जी अब चेयर पर आ चुके थे। वह चलने फिरने में असमर्थ थे।
घर पर आने के बाद तो जैसे कांति जी और रमाकांत जी की जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों अब उपेक्षा की नज़रों से देखे जाने लगे। बच्चों को अपने माता पिता ही बोझ लगने लगे। रमाकांत जी की दवा और देख रेख सब कांति जी ही करती थी। एक दिन मोहन किसी काम से बाजार गया था तो कांति जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा अपने बाबूजी के लिए कम से कम थोड़ा सा दलिया बना दो। तो बहू ने टका सा जवाब दे दिया, माँ जी हमें और भी बहुत सारे काम हैं और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही थी, हम किटी पार्टी भी नहीं जा पाए। आप यह काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए बहू तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। कभी कांति जी बेटे को दवा या फल लाने को कहती तो कोई न कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बेटों का साथ देने के लिए बहुएं भी आ जाती। माँ जी कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर बात किया करो। खर्च बहुओं की तीखी बातों से माँ का कलेजा छलनी हो जाता है। मन ही मन वह भी जानती थी कि बेटों को यह सब सिखाने वाली बहुएं ही हैं। सोचने लगी कि यही बड़े छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए हैं तो दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिए गए हैं। बेटे बहू की जली कटी सुनकर जब कांति जी कमरे में आई तो देखा रमाकांत जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रमाकांत जी कांति जी को देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटों ने हमारी परवरिश को ही शर्मिंदा कर दिया। लेकिन कांति तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहाँ तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए कांति जी बोली। मोहन जो पास ही खड़ा सब बातें सुन रहा था, कांति जी से बोला, अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी के कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ली हो। यह सब सुनते ही कांति जी चौंक गईं, लेकिन खुद को संभालते हुए बहुओं के पास पहुंची। बहू तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? कांति जी थोड़ा सा सकुचाते हुए बोली। बहुएं तो जैसे तैयार ही खड़ी थी चिल्लाने को, माँ जी आप तो पैसा लुटाने में ऐसी लगी हुई हैं जैसे कि पैसे पेड़ पर उगे हों। अब तो आपके पति की भी कमाई नहीं रही, इसलिए पैसों को कैसे बचाना है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। अब वह चाबी आपको नहीं मिलेगी। अगले दिन कांति जी जब सोकर उठी तो देखा रमाकांत जी को थोड़ा बुखार था। जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आपको तो पता ही है घर में पैसों की तंगी चल रही है, ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर घर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आ गया और बोला, माँ आप समझती क्यों नहीं हैं, हम लोग नौकरी पेशा हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि ये फालतू के काम करते रहें। मोहन को बोलकर ऑटो बुला लीजिए और चले जाइए बाबूजी को लेकर। कांति जी अपमान का घूंट पिए चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उस समय कुछ न बोलना उचित समझा। इतने में मोहन ने आवाज़ लगाई, आइए बड़ी माँ, मैं ऑटो बुलाकर ले आया हूँ। जाते हुए कांति जी ने मोहन से कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं बचे दवा और फल लाने के लिए। मैंने पैसे उठा लिए हैं, सैलरी में से कुछ
बचे थे पूरे हो जाएंगे। कहते हुए मोहन बाबू जी को व्हीलचेयर को सरकाते हुए ले गया। कहने को तो मोहन नौकर था, लेकिन कांति जी और रमाकांत जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में कांति जी मोहन से कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने पल्ला झाड़ लिया तब तूने अपनों से भी ज़्यादा ख्याल रखा है। तब मोहन बोला, बड़ी माँ, मेरे बचपन से ही माँ बाप नहीं थे। मेरे दादी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अब वह भी चल बसी। मुझे तो आप दोनों में ही माता पिता की परछाई नजर आती है। मोहन की आंखें आंसुओं से भर गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने रमाकांत जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताई। मोहन ने सब अच्छे से समझ लिया। वापस घर आते हुए रास्ते में ऑटो रुकवाकर मोहन दवाइयाँ, फल और ज़रूरी सामान ले आया। मोहन ने उनके खाने पीने का खास ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बाबू जी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई, एक दिन बाबू जी ने अपने दोनों बेटों को हॉल में बुलवाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं और आप सारा दिन हमें भी परेशान किए रहते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ दो अनजान व्यक्ति बैठे थे और रमाकांत जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद नहीं पता, आज हमारी पत्नी का जन्मदिन है। उसी अवसर पर यह सारा इंतजाम किया है आज हमने। कहते हुए रमाकांत जी ने कांति जी के साथ केक काटा। कांति जी को एक गिफ्ट पैक उठाकर देते हुए बोले, यह लीजिए कांति जी, आपके लिए अपनी पसंद की महंगी वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बहुएं के मुंह खुले रह गए। क्या हुआ, हैरान हो गए कि इस लाचार निठल्ले बूढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज दे देता हूँ। रमाकांत जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। यह मेरे वकील दोस्त हैं गिरधारी लाल जी, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलवाया है। और यह है राधे श्याम जी, जिन्हें मैंने यह मकान 1.5 करोड़ रुपए में बेच लिया है। इतना कहने की देर थी कि बेटे और बहुओं के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसे? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। रमाकांत जी आज बोलते ही जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि आज उन्हें रोकने की। रमाकांत जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था कि मैं अपनी दुकान से अपने बेटों और बहुओं को बेदखल करता हूँ। उस पर आज से मोहन का हक होगा। वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान के बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते पोती के नाम पर जमा करवा दूंगा, जो उनके बड़े होने के बाद उन्हें मिल जाएगा। और बाकी की आधी रकम में से एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ, जिसमें मैं और मेरी पत्नी और मोहन तीनों रहेंगे। और मेरे पोता पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब रमाकांत जी बोले, तुम लोगों के पास 10 दिन का समय है अपने रहने का इंतजाम कहीं और करने के लिए, क्योंकि 10 दिन बाद इस घर पर राधे श्याम जी का हक होगा। मैं अभी तक इसी भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं जो बहुत होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे अपने हैं? यहाँ सब अपने स्वार्थ में ही जी रहे हैं। मैं तो मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं। शुक्र है मालिक का, जो हमें ऐसा दुख दिखाया जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी है। मुसीबत के समय मैं भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही दिखाई दे रहा था। अरे मैं कब से इस दुनिया से चला गया होता।
अपने लाचार, बेकार, अपाहिज शरीर के साथ कब तक जीता। यह सब मेरी पत्नी और मोहन की ही सेवा का फल है जो आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। असल में बेटे का फर्ज तो सिर्फ मोहन ने ही निभाया। पिताजी वह नौकर है और उसे नौकर की जगह पर ही रखिए। आपके बेटे हम हैं। बड़े बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर रमाकांत जी बोले, बंधी हुई तनख्वाह के अलावा दिया ही क्या है इसे मैंने, लेकिन इसने तो जीवन दान दिया है मुझे और मेरे और मेरी पत्नी के बुढ़ापे की लाठी बना है। अब दोनों बेटे बहुए कांति जी के पैरों में गिर पड़े और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी, आप ही कुछ समझाइए बाबूजी को। हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यह भी तो जरा सोचिए। बहुओं को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन कांति जी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, यह बात तब याद क्यों नहीं थी जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। माँ पिताजी की हिम्मत देखकर आज दोनों बेटे और बहू हैरान हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके माँ और बाबूजी उनके साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रमाकांत जी और कांति जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। अब बेटे बहू अपना सा मुंह लेकर वहाँ से जाने को मजबूर हो गए। तो दोस्तों, रमाकांत जी ने बेटे बहुओं के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।